उन्हीं के सेक्शन सीज हम कर रहे हैं फिलहाल, और उसके बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके चलेंगे सेक्शन बीस की तरफ, ठीक है। उसमें 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 बच्चे, देर आर टू थिंग्स। एक केन्जियन इकोनॉमिस्ट हैं जो बिलीव करते हैं हम पीपीसी के अंदर होते हैं, एंड आई एग्री विद देम एज वेल। लेकिन मॉनेटरिस्ट पीपीसी और फुल एम्प्लॉयमेंट को जरा डिफरेंटली डिफाइन करते हैं, इसलिए वो कहते हैं हम ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ये मसला है। या चले जी, इनफ किड्स आर इन, लेट्स मेक अ स्टार्ट नाउ। एंड अब मैं एंट्री खोल दूं, मुझे बस वही है कि कोई बच्चा मिसक्रिएंट ना आ जाए और वो तंग ना करे क्लास को, तो इसलिए मैं ज़रा नहीं खोल रहा। तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस नाउ जी, सो आई विल कीप विजिटिंग दिस पेज व्हेनेवर आई फील देयर इज मोर किड्स। राइट जी, विद द हेल्प ऑफ एन ए डी ए एस डायग्राम, ठीक है। तो अब जब डायग्राम उसने मांग ली है तो यू हैव टू ड्रॉ। याद रखिएगा ए वन में विदाउट मांगे डायग्राम बनाने का क्रेडिट जरूर है, लेकिन रिजर्व मार्क्स नहीं है, तो बनाए जरूर, लेकिन स्टिक टू द थ्योरी फर्स्ट। थ्योरी पहले प्रॉपर करो तो 12 से 12, 8 में से 8 बगैर डायग्राम के भी आ सकते हैं। तो बता मांगा हुआ हो तो उसके 2 मार्क्स रिजर्व डेफिनेटली होंगे, और अगर 12 मार्क वाले में है तो उसमें 3 तक रिजर्व मार्क्स हो सकते हैं। सॉरी। यस वही है, बिल्कुल वही है। तो अब मेरा बेटा इसने यही कहा कि विद द हेल्प ऑफ एन एडीएस डायग्राम एक्सप्लेन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, ठीक है। एंड कंसिडर व्हाट इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस वन मे बी मोर डैमेजिंग देन द अदर। तो एक बार मैं जरा देख रहा हूँ कि और बच्चे तो एंटर नहीं हो रहे हैं, नहीं तो हाँ वो आ रहे हैं काफी सारे बच्चे, राइट सॉरी। ऑल राइट बच्चों, तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। हियर वी गो जी। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये मैं डॉक्यूमेंट आफ्टर द क्लास आप लोगों से शेयर कर दूंगा अगली क्लास के बाद। देयर वी आर। अब बेटे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम नीचे ही ले जाते हैं ताकि नेक्स्ट पेज पे हमारे पास प्रॉपर स्पेस हो। अब वो क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ एन एडीएस डायग्राम एक्सप्लेन कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिफाइन भी कर दें, लेकिन वो चाहता है कि आप डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करें। So we'll make two diagrams side by side to show both kinds of inflation. तो पहले मैं लेफ्ट साइड पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन का बना रहा हूँ। लेबल्स बच्चों बड़े ध्यान से, मैक्रो है तो प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, अदरवाइज यू लूज ऑल द मार्क्स। सप्लाई को ए एस लिखना है, एग्रीगेट सप्लाई, और ये एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम, प्राइस लेवल, नेशनल इनकम। जी अब कौन सा कर्व किधर शिफ्ट करवाऊं टू शो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को एडी वन पे शिफ्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम ई वन पे, प्राइस लेवल बढ़ के यही इन्फ्लेशन हो रही है हमारी, और नेशनल इनकम बढ़ के वाई वन पे, ठीक है जी। अब आ गए हम कॉस्ट पुश पे, सेम चीज दोबारा, प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, बेसिक इक्विलिब्रियम, और उसके बाद जैसे ही आप एग्रीगेट सप्लाई को लेफ्ट पे शिफ्ट करवाओगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा, और नेशनल इनकम गिरेगी। तो अब इसी डायग्राम से ही हमें क्वेश्चन का थोड़ा सा स्केच इनिशियली मिल रहा है। सॉरी। वो बेटे जब वो दो चीजों पे इफेक्ट पूछ रहा हो, इन्फ्लेशन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे, उस वक्त वो बनाना होता है। वो कहते हैं भी प्राइस लेवल, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, उन पे क्या असर पड़ेगा, तो आपने दोनों चीजें इकट्ठी दिखानी है ना, तो उसमें आप वो वाला बनाएंगे, ठीक है। या आप बेशक वो इसमें भी बना सकते हैं, डिमांड पुल वाले में भी कोई मसला नहीं। फिर जब वो कहे ना डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन एग्रीगेट डिमांड या इंक्रीज इन मनी सप्लाई ऑन
प्राइस लेवल, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन 12 मार्क का टेस्ट भी किया हुआ था उसके ऊपर, उस तरह में आपने बनाना होता है, पूरा उसी डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन हो जाता है। गॉट इट? ओके, लेट अस नाउ मूव ऑन। हमें नॉलेज के 2 मार्क्स तो मिल चुके हैं ऑलरेडी विद दिस डायग्राम। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। जी मेरा बेटा। पोटेंशियल ग्रोथ के लिए, या ठीक है। नॉलेज के 3 मार्क्स जी। सबसे पहले हम बताएंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सॉरी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इस डायग्राम के मुताबिक कोई रीजन भी बता देंगे। तो डिमांड पुल क्यों आएगी? राइज इन, हाँ, इनकम्स, जिसकी वजह से कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई बढ़े। एक्सचेंज रेट राइज होने से तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी मेरा बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज परफेक्टली फाइन। सो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड राइज होगी। अब आपने क्या लिखना है? इफ, बिल्कुल मेन फैक्टर है। इफ एग्रीगेट सप्लाई, हाँ, क्या कह रहे हो? हम्म, नहीं मेरे बेटे, डिमांड पुल ही है, वो डिमांड पुल ही है समीर। So if aggregate supply does not rise as we are on full employment, demand full inflation। ठीक हो गया। अब इसी तरह सेकंड पैराग्राफ डायग्राम को साथ बताइएगा। एज शोन इन द डायग्राम, aggregate demand shifts from 80 to 81, which causes a rise in price level from P to P1, but also GDP rises from Y to Y1। सेकंड डायग्राम में जी कॉस्ट पुश आप एक्सप्लेन करोगे और इसके बारे में बताओगे राइज इन इनपुट कॉस्ट, लेबर, कैपिटल, वट एवर, रेंट वगैरह बढ़ गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, एटसेट्रा। लाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस राइज होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी और एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक हो गया। और डायग्राम के मुताबिक एक्सप्लेन करोगे भाई हुआ क्यों है। बिकॉज हमारा वो हो गया, कॉस्ट बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई गिरी है, जिसने हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन कॉज की। विशाख वगैरह में मैंने एंटर कर दिए हैं सब बच्चे। राइट जी, सो लेट्स मूव ऑन। उसके बाद जी, uh, ये बच्चे टाइम पे आए ना, हमारी प्रोडक्टिविटी खराब ना हो। कर लें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। चलें जी, हम वापस क्वेश्चन पे। विद द हेल्प ऑफ एन एडीएस डायग्राम हमने कर दिए। एक्सप्लेन कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने कर दी। अब वो कहता है एनालिसिस में कंसिडर इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस वन विल बी मोर डैमेजिंग देन द अदर, और इसी की बेस पे इवैल्यूएशन है। तो पहले इन्हीं डायग्राम्स के मुताबिक बताएं कि कौन सी ज्यादा बुरी है। शाबाश, वेरी गुड। सो एज सीन, हाँ, in the diagram, cost push is more as harmful as it is also causing unemployment। तो बच्चों सुन लो, इसको stagflation बोलते हैं, when unemployment and prices rise together। साथ में, ठीक है, आप बताएंगे this will also, कोई प्रॉब्लम्स इन्फ्लेशन के दोनों के ही सेम है, also cause rise in मेन्यू एंड शू लेदर कॉस्ट। ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिएगा मेन्यू एंड शू लेदर कॉस्ट। ठीक है, मेन्यू कॉस्ट क्या है? रीप्रिंट करने पड़ते हैं मेन्यूज बार बार, और शू लेदर, पीपल मूव।
एक्सटर्नल का उसने पूछा नहीं था, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद जी, डिमांड पुल क्या मसले करती है? डिमांड पुल लेस हार्मफुल if mild, as it creates profit incentive. Yes, and employment. However, this causes further inflation, further inflation, as people are afraid. अरे ये क्या हो गया? As people are afraid prices will rise, and they keep buying. तो वो फ्यूल कर रहे होते हैं इन्फ्लेशन को। समझ आ गया बच्चों? अब हमने वैल्यूएशन। हाँ हाँ, ये इवैल्यूएशन में लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शाबाश अमीन। 2 मार्क्स जी। एज डिस्कस्ड, both can be damaging for economy. Cost push is more harmful in which period? Yes, harmful in short run, as it causes stagflation. Unemployment, yes, stagflation का word use, as it causes stagflation. Stagflation की term अच्छी लगेगी उसको। Stagflation. Demand pull is more harmful in long run, as economy has has reached its full potential या full employment. ठीक हो गया जी। Why not? Why not? Why not? Why not? I am totally in for that diagram. I am totally in for that diagram. I just want you to make sure कि पहले आप थ्योरी सही लिख लो। डायग्राम्स 2 मार्क्स ही थे, आप वो कर लें। So, ये करने के बाद मेरा बेटा, उसके अलावा अमीन आपने क्या पॉइंट दिया था जो मुझे बड़ा पसंद आया था? Yes, demand pull easier to control through UGH contractionary fiscal monetary demand side policies. मैं वापस आता हूं। मैं आपको पता है मेरी आदत है एंड पे मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा सारा दिखाता होता हूँ, ताकि बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम है उसको हम अच्छी तरह हैंडल कर सकें। जी, डिमांड पुल इजियर टू कंट्रोल थ्रू कॉन्ट्रैक्शन डिमांड साइड पॉलिसीज इन शॉर्ट पीरियड कर लेते हैं, इन अ शॉर्ट पीरियड, whereas whereas supply side policies to control mm, बेटे देखो, हाँ कह सकते हो कि विच वन वाज हायर, विच वन वाज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड टू कंट्रोल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन टेक टाइम। जी समीत, कौन सी बात आप कह रहे थे? ओके, सबसे पहले हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन का डायग्राम बनाया, साइड बाय साइड सप्लाई का।
Demand pull inflation can be due to rise in incomes, fall in direct taxes, etc., which will inject consumption and investment into aggregate demand. Aggregate demand will rise. If aggregate supply does not rise because economy was in full employment, demand pull inflation occurs. समझ आ गया समीर? अच्छा अच्छा, एनालिसिस में श्योर मैं वापस आता हूँ उधर जी। नेक्स्ट, कॉस्ट पुश, राइज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, रॉ मटेरियल्स महंगे हुए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, या एक्सचेंज रेट नीचे हुआ, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे हुए, इसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कम हुई और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। As seen in the diagram, cost push is more harmful as it also causes unemployment. It will also cause rise in menu and shoe leather cost. थोड़ा explain कर दीजिएगा। Demand pull less harmful if mild, 1 से 2% हो तो वो अच्छी है इकोनॉमी के लिए। It creates profit incentive and employment in the business in the industry. However, this causes further inflation as people are afraid prices will rise and they keep on buying। उनकी परचेज की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती रहती है और कॉस्ट डिमांड। देर अफ्रेड ऑफ प्राइसेस राइजिंग फर्दर, समझ रहे हैं? तो अभी खरीद लो भाई, ये सोच आती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। दिस इज एन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। अगर आपने प्लॉट लेना है घर बनाने के लिए, आप अभी लोगे कि भाई कल को और महंगा हो जाएगा, डिफ्लेशन में आप डिले करो। कैसे अब्दुल्ला, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जी, आई एम रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट। बट इफ प्राइस, you are convoluting the two arguments. I personally think they're totally different. यहाँ पे सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, लोग फटाफट खरीद रहे हैं बड़ी परचेजेस, गाड़ियां वगैरह कि भाई ये महंगी ना हो जाए, विच इज़ कॉजिंग फर्दर इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाएगी ताकि टैक्स बढ़ाए वगैरह, ताकि डिमांड कम हो, क्या मसला है दोनों में? नहीं, हाइपर हो या जो भी हो, लोग डरते हैं कि भाई महंगी हो रही हैं चीज़ें, हाइपर में ही आमतौर पर ऐसे होता है, ठीक है। So, as discussed, both can be damaging for an economy. Cost push is more harmful in short run as it causes stagflation, unemployment, buying spiral. Demand pull is more harmful in long run as economy has reached full employment. Demand pull is easier to control through contractionary demand side policies in a short period, whereas supply side policies to control cost push inflation takes time. So, ये हमारा पूरा आंसर हो गया। Any confusion मेरे बच्चों? वंडरफुल, लेट्स गो बैक। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला हम जुबानी करने की पोजीशन में है। असेस वेदर मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी इज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग। जी, इट्स अप टू यू, मुझे नहीं पता, आपकी अपनी तैयारी पे डिपेंड है। कौन सा? उस पे तो जाएंगे, अभी किए नहीं वो। अभी हम 4B पे हैं सभी। कहाँ हैं आप? ये देखो, assess whether monetary or supply side policies is which one is likely to be more successful in reducing the rate of inflation। हम ये बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, हम छोटी छोटी बुलेट्स में इसको करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है जी। तो ये आ गया क्वेश्चन और अब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं जी। जी बिल्कुल ठीक है। अब
अप टू 4 मॉनेटरी पॉलिसी, तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन यूज करके। अच्छा, जहां पे जोहा है क्लास में, जोहा आप क्लास में हो? हाँ, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं जरा ये डिटेल में करवा रहा हूँ, जरा सुन लो। अप टू 4, जब भी इन्फ्लेशन कम करनी है, कॉन्ट्रैक्शनरी हमने पॉलिसीज यूज करनी होती हैं, डिमांड साइड पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। हम क्या करेंगे बेटे, इंटरेस्ट रेट को जोहा, कम ऑन, मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके, बताओ मुझे। जोहा से पूछ रहा हूं, जोहा बताइए। और मनी सप्लाई को और एक्सचेंज रेट को, नहीं, उसको रीवैल्यू करना है, ऊपर करना है, समझ रहे हैं? सो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट रेट को आप इंक्रीज करोगे, मनी सप्लाई को रिड्यूस करोगे। ए टू वाले बच्चे, कॉम्पोजिट वाले, आप लिख सकते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के थ्रू, लेस लेंडिंग, सेलिंग बॉन्ड्स टू पब्लिक, से मनी सप्लाई कम होगी, आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। एक्सचेंज रेट को आप रीवैल्यू करोगे, A1 में अप्रिशिएट भी लिख दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब जरा इफेक्ट्स देखते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी, रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ी, लोगों ने सेव ज्यादा किया, बोरो कम किया, स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हुई, होम्स की इन्वेस्टमेंट कम हुई, एग्रीगेट डिमांड गिरा। एब्सोल्युटली वही होता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में। ईजिंग में तो एक्सपेंशनरी है ना। अच्छा जी, मनी सप्लाई रिड्यूस करना, उससे भी लोगों के पास कम पैसा है, कम बैंक्स लेंड कर रहे हैं, अगेन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कम। एक्सचेंज रेट रीवैल्यू या अप्रिशिएट करने से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। समझ आ गया? बट वाई वुड बी ए प्रॉब्लम, वही बात, फ्यूचर कॉन्फिडेंस अगर ज्यादा है, डिस्पाइट हायर इंटरेस्ट रेट, लोग लोन्स लेते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगी। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर इन इलास्टिक है लोन्स की डिमांड, लोग लोन लेते रहेंगे, इंटरेस्ट इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद जी, टाइम लैग्स, हाँ, करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट या मनी सप्लाई वगैरह वो सब, हाँ, हार्ड टू जज फॉर अ गवर्नमेंट, कई बार वो गलत सेट कर देते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट स्टिल नेगेटिव। दिस इज सच एन इजी पॉइंट, सच एन इजी पॉइंट, यस यू राइट, सच एन इजी पॉइंट। तो शाबाश मेरे बच्चों, ऐसे ही सोचते रहो। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अब जी, सप्लाई साइड पॉलिसीज, वही कहानी दोबारा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने के लिए होती है, एक्सप्लेन कर देना। फिर इसके अंदर एजुकेशन, ट्रेनिंग, सब्सिडीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस सब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब से आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, प्रोडक्शन की, एग्रीगेट सप्लाई राइज होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। लेकिन अगेन वही बात, कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दीज पॉलिसीज, और क्या है जी, हाँ, लॉन्ग रन इफेक्ट, शॉर्ट रन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कर दो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश, राइट जी। सो ये हो गया हमारा। अब मेरे बच्चों, ये पूरा होने के बाद इवैल्यूएशन वही है जो हम बार बार कर रहे हैं। शॉर्ट रन के लिए कौन सी है? शॉर्ट रन और डिमांड पुल के लिए, शॉर्ट रन एंड फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन,
मॉनेटरी बेटर एंड फास्ट, लॉन्ग रन के लिए सप्लाई साइड, एंड कॉस्ट पुश के लिए भी सप्लाई साइड। तो दोनों को साइड बाय साइड चलाएं तो बेस्ट वे, इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट भी हो रही है और इन्फ्लेशन भी कम हो रही है। Got it, G. I think somebody else wanted to enter the class. Yes, Ilyas Lauddin. All right, G. So that's that. We are done with these two questions. Any questions, मेरे बच्चों? Let's speed up now, Zara. With the help of a diagram या diagrams, explain the likely causes of depreciation of a floating exchange rate and consider whether such a depreciation is always beneficial for an economy. अब जो बच्चे रेगुलर थे उनके लिए तो ये सेकंड नेचर बन चुका होगा क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। और नहीं नहीं, ऊपर से इकोनॉमी रिस्पॉन्ड करने में भी टाइम लगाती है। टैक्सेस का जल्दी रिजल्ट आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बहुत देर में, इंटरेस्ट रेट का रिलेटिवली जल्दी रिजल्ट आता है टैक्सेस के बाद, लेकिन मनी सप्लाई का देर में। समझ रहे हो? तो वो टूल्स पे भी है ना कि हाउ इकोनॉमिक एजेंट्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्ड। चलें जी, अब डायग्राम बनाना है। हमारे पास नॉलेज के अगेन 3 मार्क्स हैं, तो शाबाश मुझे बताइए। पहले तो बताएं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता क्या है? शाबाश। नहीं, जरूरत नहीं है। इज, हाँ, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई determine the rate of currency without government intervention। इंटरनेशनल मार्केट में खुद ही मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की डिमांड के थ्रू कर रही हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं डायग्राम बनाएं और उसके बाद बताएं लाइकली कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। दो ही रीजंस हो सकती हैं, किसी भी प्रोडक्ट की तरह करेंसी को भी प्रोडक्ट के तौर पे ट्रीट करें, या डिमांड गिर जाए तब प्राइस नीचे आती है, या सप्लाई बढ़ जाए। तो हम कोई एक ले लेते हैं। मैं यहाँ पे डिमांड का, या सॉरी, एक्सचेंज रेट लिखेंगे इधर, क्वांटिटी जो भी करेंसी ले रहे हो, रुपीज ले रहे हो वो ले लो। दूसरा तरीका है प्राइस ऑफ रूपी इन डॉलर। दोनों में से कोई कर लो, ये इजियर है, ये भी सही है। तो ये आ गई सप्लाई रुपी की, ये आ गई डिमांड। अब ये मेरा बेटा इंटरनेशनल ट्रेड है, यहाँ पे आपने सॉरी एक्सचेंज रेट, यहाँ पे आपने प्राइस क्वांटिटी यूज नहीं करनी, प्राइस लेवल रियल जीडीपी यूज नहीं करना। तो एक्सचेंज रेट, क्वांटिटी, राइट। अब डिमांड कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करवा दें, इक्विलिब्रियम 1 पे आ गया, और इक्विलिब्रियम यहाँ पे 0 कर लेते हैं। ठीक है जी। और प्राइस ऑफ करेंसी ER1 पे डेप्रिशिएट होके आ गई, और क्वांटिटी आपकी मर्जी है। उसने क्या डेप्रिसिएशन दिखानी है, सप्लाई का बढ़ा के दिखा दो वो भी ठीक है। एक्सप्लेनेशन में दोनों चीजें करनी है। हाँ तो, हाँ हाँ, उसमें उसमें क्वांटिटी बढ़ने की वजह से वो नीचे हो रही है, सरप्लस की वजह से, इसमें शॉर्टेज की वजह से नीचे हो रही है। बेसिक कहानी वही है, डिमांड सप्लाई है ना। सो बेटे हम कहेंगे जी, एज सीन, जी पूछे पूछे। डिमांड फॉर करेंसी फेल। क्यों गिरेगी डिमांड जी? हमने आईसी के फैक्टर्स पढ़े हुए हैं। ड्यू टू रिडक्शन इन व्हाट, यहां वीकनेस रिवीजन की, इंटरेस्ट रेट्स, और reduced demand for exports, better demand for exports। कोई एक आध रीजन और दे दीजिएगा।
Yes, this will reduce hot money inflows and demand for currency. अब डायग्राम के हिसाब से कर लेते हैं. करेंसी शिफ्ट्स टू D1 and exchange rate depreciates to ER1. It can also, हाँ हाँ हाँ, आईसी का कोई फैक्टर यूज कर लो. इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू, हाँ, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. मनी सप्लाई मुल्क के अंदर होती है, करेंसी सप्लाई वर्ल्ड में. डोमेस्टिक करेंसी, हाँ, इसका जो कर रहे हैं. श्योर श्योर. It can also be due to increase in supply of domestic currency in international markets, say due to rise in imports because economy was experiencing economic growth. तो उन्होंने imports ज्यादा की. राइट जी, वही सेम बातें बार बार हो रही हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई तो उससे हमने इंपोर्ट ज्यादा की. अब मेरे बच्चे अगला पार्ट वो कह रहा है, क्या डेप्रीसिएशन हमेशा बेनिफिशियल है? पहले तो सिंपल लें कि कब बेनिफिशियल है, क्यों बेनिफिशियल है. एनालिसिस के 3 मार्क्स के लिए मुझे बताएं, डेप्रीसिएशन से एक्सपोर्ट प्राइसेस. यस, शाबाश. इट विल मेक एक्सपोर्ट्स cheaper relatively and imports expensive. अब यहां पे ये लिखना बहुत जरूरी है, expensive if their demand was elastic. X minus M, हाँ, X minus M component of AD will rise and create growth and employment. ठीक हो गया? राइट मेरे बच्चों? हाँ, इंपोर्टेड रॉ, वो अब उसी पे आ रहे हैं ना. हाँ हाँ, अब उसी पे आ रहे हैं, उसी मसलों पे आ रहे हैं. However, it will raise the price of imports, imported raw materials, and cost push inflation will rise. थोड़ा सा आप लोग ज्यादा एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं जरा कम कर रहा हूं, टाइम बचा रहा हूं. इवैल्यूएशन जी कब सही है? इफ पीडी इज इलास्टिक इन लॉन्ग रन, ये फायदेमंद होगा जब माशाल्लाह ना कंडीशन पूरी हो गई. कंडीशन इज मेट, साथ में सॉरी हाँ, सेकेंडली जी मेट, बट if demand was inelastic for exports and imports, was inelastic, it will cause a deficit in current account. ठीक है जी. उसके बाद मेरे बच्चों आप ये भी कह दीजिएगा, if country relies too much on imports, it is not beneficial. So conclusion, it is not always beneficial. समझ आ गया जी? अब्दुल रहमान, आप क्या पूछना चाह रहे थे अब क्वेश्चन में? जी उसने क्या कहा है, डायग्राम बनाएं और बताएं क्यों फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट होगा और क्या ये डेप्रीशिएशन फायदेमंद है. श्योर. सबसे पहले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वैल्यू ऑफ करेंसी.
determined by demand and supply without government intervention. Currency can depreciate in a floating exchange rate either due to fall in demand or increase in supply. We are using demand fall wala. So as seen in the diagram, demand for currency fell due to reduction in interest rates. तो hot money आपके banks में कम हुई, currency की demand गिरी, या reduced demand for exports, दोनों cases में आपकी currency depreciate हुई जी. कोई मसला नहीं है, आप मार्क्स स्कीम देख लेना, उन्होंने कहा था डिमांड और सप्लाई. उसके बाद जी, इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट. हमने थ्योरी में तो लिख दिया ना सारा, कम से कम. एनालिसिस जी, अब हमें देखना है कि कब ये बेनिफिशियल है, कब नहीं. It will make exports cheaper and internationally more competitive. Imports will become relatively expensive. If demand for both was elastic, X minus M component of aggregate demand will rise and create growth, economic growth, and employment. However, it will raise the price of imported raw materials, cost push inflation, cause unemployment. If PD is elastic in long run, as Marshall-Lerner condition is met, तो हमें फायदेमंद है. But if demand was inelastic, it is beneficial. But if demand was inelastic, it will cause a deficit in current account. Also, if country relies too much on imports, it is not beneficial. समझ आ गया मेरे बच्चों? नेट इंपोर्टर है, मैंने वो नेट इंपोर्टर वाली बात की यहाँ पे. राइट जी, ये हो गया अभी. हाँ जी, हाँ जी. देखो बेटे, करेंसी डेप्रीशिएट होने का इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? पीईडी पे. शॉर्ट रन में कॉन्ट्रैक्ट साइंड होते हैं, डिमांड इनइलास्टिक होती है, सस्ती होने के बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स की डिमांड इतनी नहीं बढ़ती और इंपोर्ट्स आप छोड़ नहीं पाते, डेफिसिट बढ़ता है करंट अकाउंट का. लॉन्ग रन में जब कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर कर जाते हैं, मार्शल कंडीशन मीट हो जाती है, तो तब जाके सरप्लस में आता है. तो लॉन्ग रन में ये बेहतर है हमारे लिए डेप्रिसिएशन, शॉर्ट रन में बुरी है. साथ में अगर इम्पोर्ट्स पे बहुत रिलाय कर रहे हैं, तब भी हमारे लिए ये अच्छी नहीं है. गॉट इट? ओके, लेट्स मूव ऑन. अच्छा बच्चे, अब क्वेश्चन थे अब्दुलरहमान के भी, और वो आखिरी क्वेश्चन करके हम, और वी कैन ऐड अ क्लास. आई डोंट वांट यू टू स्टे अप टू लेट एक्चुअली. एक क्लास तो हमने करनी है फॉर सेक्शन बीस. आप मुझे बताएं क्या करना चाहते हैं. ओके, मैं भी उठा हूँ, मुझे आखिरी रात है आप लोगों की. चलें, लेट्स जस्ट डू दिस, एंड उसके बाद आपके क्वेश्चन देखते हैं. फिर नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे सेक्शन सी पे एक आधा और पेपर करके, फिर हम सेक्शन बी पे मूव कर जाएंगे. ये माइक माय वो माइक. ओके बेटे. Okay, let's move on. Assess whether the argument for protectionism in context of international trade are always stronger than arguments against. अब हमें इसको करने की जरूरत भी नहीं है. सबसे पहले प्रोटेक्शनिज्म को डिफाइन करेंगे. यूज ऑफ टैरिफ, कोटास, ट्रेड बैरियर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन. फायदे क्या हैं जी? सनसेट इंडस्ट्री बच जाएगी, सनराइज इंडस्ट्री बच जाएगी, वो ग्रो करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेगी, कंपैरेटिव एडवांटेज, डंपिंग नहीं होगी हमारे मुल्क में, दूसरे कंट्री नहीं बेचेंगे, हम प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं. स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो जाएंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में चला जाएगा. क्लियर? किसी को मसला हो तो पूछ लो, मैं क्योंकि कई बार ये करवा चुका हूँ क्वेश्चन, तो हम रशिंग. हाँ हाँ, अभी अभी जरा उसका उल्टा तो कर लेना. अभी अभी उल्टा तो कर लेना. However, protectionism will result in giving up the benefits of free trade, such as increased consumer choice and sovereignty, their welfare and living standards. Choice of raw materials will reduce. We'll have to buy expensive raw materials from within the country, which may not be that good a quality, which will reduce our international competitiveness. We will not be able to develop our specialization, comparative advantage according to our factor endowment. जिस चीज़ के लिए हमारे factors of production suitable थे, हम उस पर यूज़ नहीं कर रहे हैं. हम हर चीज़ सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, हर चीज़ खुद बना रहे हैं. नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी नहीं आएंगे, ट्रेड रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे. Evaluation, it is only justified in case of proven dumping, sunset and sunrise industry argument, and strategic industry. Otherwise, protection should be only used for short term for these particular cases and removed as soon as possible. अब्दुलरहमान, कोई मैसेज करो अपने ग्रुप में, मैं आपका क्वेश्चन देखूं कि वो क्या है.
नहीं, दोबारा करो क्योंकि अब वो नीचे हो गया ना, एक बार मैसेज दोबारा करो। श्योर। मैं एक बार देख लूँ कोई बच्चे एंटर होने के तो नहीं वेट कर रहे। मुझे उस पे काफ़ी लग रहा है और साथ में मुझे इलास्टिसिटीज़ पे तो हमेशा ही होता है। टाइप ऑफ गुड्स पे भी बहुत चांस है, लेकिन मुझे इस दफ़ा कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस या बर्डन्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस से कंपेयर करना रेवेन्यू के लिए, वो मुझे काफ़ी फील हो रहा है। प्राइस कंट्रोल्स भी भाई, सब कुछ डाले हुए, सब कुछ डाले हुए। जी मेरा बेटा अब्दुर्रहमान, हैव यू मैसेज्ड? यस। अच्छा जी, अभी एक क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है जी अब्दुर्रहमान का, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स explain the difference between the marginal rate of taxation and the average rate of taxation, and consider whether a government should decide to increase the rate of indirect tax to raise additional revenue. अच्छा आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन बच्चे इसमें समहाउ स्ट्रगल करते हैं। सबसे पहले जी डेफिनेशंस। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेस, टैक्स चार्ज्ड ऑन एडिशनल इनकम, ठीक है। इसका फॉर्मूला इज चेंज इन टैक्स ओवर चेंज इन इनकम इनटू 100। क्लियर बच्चों? मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन इज एडिशनल टैक्स चार्ज्ड ऑन एडिशनल इनकम। हर एडिशनल ब्लॉक ऑफ इनकम पे जो टैक्स रेट है वो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है। पहले 50,000 पे आपको 5% टैक्स देना पड़ रहा है, अगले 50 पे आपको 7%। तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। इसका फॉर्मूला चेंज इन टैक्स ओवर चेंज इन इनकम इनटू 100। Average rate of tax is proportion of total income paid in tax, total tax divided by total income into 100। समझ आ रही है मेरे बेटे? Marginal rate of tax is additional rate of tax on every additional block of incomes, whereas average rate of taxation is uh, total tax over total income, yani proportion of total income paid in tax. I think there was a kid entering. No? जी मेरा बेटा। जी। एग्जाम्पल यही है कि पहले $10,000 पे 5% टैक्स था, अगले 10,000 पे 8% है। एवरेज में आप। जी। एग्जाम्पल्स इसकी जो हैं, आमतौर पे डायरेक्ट टैक्सेस आर progressive, their marginal rate of taxation is higher than average rate of taxation, whereas indirect taxes are। ये भी सही तरीका है, जो मैंने बताया वो भी ठीक है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों को, या एक बार फिर बता दूं? तो सुन लें। एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन इज, if the first $10,000 of income are charged 5% tax, but the next 10,000 are charged 8%, that will show higher rate of tax for next chunk. Average rate of taxation, however, will be, out of these $20,000, he's paying 5%, यानी 500 on the first 10,000, 800 on the second. तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज विल बी 13/2, 6.5%। समझ आ रही है? हाउ? वो तो सेम रेट होता है बेटे, रिग्रेसिव टैक्सेस इनडायरेक्ट हैं। I don't know, I haven't read his answer, but keep it simple. uh, Direct taxes are progressive, indirect are flat, and they have a regressive effect। ठीक है। वो कह रहे हैं जी, consider whether a government should decide to increase the rate of indirect tax to raise additional revenue। ठीक है। अब हम वही indirect taxes के फायदे नुकसान। इनडायरेक्ट टैक्सेस चीप टू कलेक्ट हैं, इजी टू कलेक्ट हैं, इजी टू पे हैं, गवर्नमेंट को खास पैसा भी नहीं लगता।
और बड़ी आसानी से रिकवर हो जाती है। रिटेलर हमसे लेके गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देता है। दे आर अनअवॉइडेबल, पेड बाय अ वाइड बेस ऑफ कम्युनिटी, फ्रॉम अर्नर्स, नॉन अर्नर्स, चिल्ड्रन, रिटायर्ड, एवरीबडी पेज देम, राइट जी। और इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो क्या उसको बोलते हैं, क्या किसको कहते हैं, डिसइंसेंटिव टू वर्क भी क्रिएट नहीं करते। हाउएवर इनका मसला क्या है, इनकी नेचर रिग्रेसिव है। हाँ, इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ा देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशनरी होते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉज करते हैं। राइट, समझ रहे हैं? तो ये आपका बात है। अब एंड पे हम इवैल्यूएशन करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर वेरी सर्टेन, एफिशिएंट एंड चीप, एंड दे शुड बी यूज्ड टू रेज़ एडिशनल रेवेन्यू। हाउएवर, they increase income inequality, so partially direct taxes should also be supplemented there in order to achieve both aims. समझ आ गई बच्चों? हाँ, कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंड करेगा, हर चीज़ पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों समझ आ गया एवरेज मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। इवैल्यूएशन में आपने कहना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अ वेरी गुड वे टू रेज़ एडिशनल रेवेन्यू बिकॉज़ दे आर सर्टेन, एफिशिएंट, चीप। एडम स्मिथ की तकरीबन सारी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के मुताबिक हैं, बट दे कॉज़ इनइक्वालिटी। इनकम गैप्स बढ़ते हैं, गरीब पे ज़्यादा बोझ पड़ता है, इन्फ्लेशन कॉज़ करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को दोनों टैक्सेस का मिक्सचर यूज़ करना चाहिए टू अचीव ऑल एम्स, नॉट जस्ट रेज़िंग एडिशनल रेवेन्यू। जी मेरा बेटा। ये अच्छा तरीका है कि इनडायरेक्ट टैक्स नेसेसिटीज पे ना लगाएं, लग्जरीज पे लगाएं, तो वो हो जाएंगे, प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। दोनों एम्स हो जाएंगे, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और यू नो इनकम गैप्स भी नहीं बढ़ेंगे। गुड। अब जी अगला क्वेश्चन, ये तो मैंने परसों ही करवाया है। असेस वेदर, श्योर मेरा बेटा। देखो, जब भी टैक्स रेवेन्यू रेज करना है, सर्टन और अच्छा कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। बिकॉज इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वाइड बेस है, पूरी कंट्री दे रहे हैं, गरीब अमीर सब दे रहे हैं, अर्नर्स नॉन अर्नर्स सब दे रहे हैं जो स्पेंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट को कलेक्शन चीप है, गवर्नमेंट को कलेक्शन ईजी है, so they are very good way of raising tax. But due to their regressive nature, government should also use direct taxes along with it. Another way can be, जैसे भी बच्चे ने बोला कि नेसेसिटीज पे इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दो, लग्जरीज पे बढ़ा दो, तो वो प्रोग्रेसिव भी हो जाएंगे, इनकम गैप्स भी खराब नहीं होंगे और टैक्स रेवेन्यू भी रेस हो जाएगा। गॉट इट? सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स की मेनली बात होगी जी। क्या पूछ रहे हैं बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बेटे, एक बच्ची कुछ पूछ रही थी। Uh, Laffer curves are mainly for direct taxes, bete, so it would not work. Don't go too much out of the scope of AS, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, let's discuss it very quickly. Assess whether the achievement of a balanced budget should always be the main government macroeconomic objective. ओके, वेट सा क्वेश्चन। सबसे पहले, बैलेंस बजट होता क्या है? व्हेन एक्सपेक्टेड टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। वाई 4 मार्क्स के लिए कि हमें क्यों बैलेंस बजट को मेन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। बैलेंस बजट होगा, स्टेबिलिटी आएगी, गवर्नमेंट को बाहर से लोन लेने की, बोरो करने की, आईएमएफ वगैरह से जरूरत नहीं, उसके रिजर्व सेफ रहेंगे। आपका करंट अकाउंट जो है वो भी बेहतर रहेगा बिकॉज देयर इज स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ट्रेड फ्लोज भी अच्छी होंगी, बेहतर हो जाएंगे, आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी। जी हाँ, ये ए टू वाले बच्चे जरूर लिखें, मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये ए टू का पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। लेकिन बैलेंस बजट क्यों नहीं करना चाहिए? जब मुल्क में रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमें बजट को डेफिसिट करना है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करनी है, टैक्सेस कम, स्पेंडिंग ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ लेने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए। जब मुल्क में इन्फ्लेशन है, बूम है, तो हमें सरप्लस बजट करना है, टैक्सेस बढ़ाने हैं, स्पेंडिंग कम करनी है ताकि एग्रीगेट डिमांड गिरे, पूरा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का लिंक देखिए आप बताना। इवैल्यूएशन में, achievement of a balanced budget does add stability
and increases government reserves, etc. But it should not be the main government macroeconomic objective. Government should use the budget as per economy's requirement. रिसेशन में डेफिसिट करें बजट को, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और ग्रोथ में सरप्लस करें इसको। सॉरी, जरूर दें, जरूर दें। हाँ, स्टिमुलस दिया था अमेरिका ने, बिल्कुल सही है। सबको समझ आ रही है जी क्वेश्चन की? बट बैलेंस बजट के 4 मार्क्स आपने फायदे लेने हैं। बैलेंस बजट मीन्स देयर विल बी स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, सबको एक्सपेक्टेड होगा कि टैक्सेस रेट भी इतने चेंज नहीं होंगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी इतना चेंज नहीं आएगा। दे कैन प्लान देयर फ्यूचर बेटर। प्राइस लेवल स्टेबल हो जाएगा अगर बैलेंस रख सकें तो। साथ में गवर्नमेंट को लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे, डेफिसिट है नहीं बजट में तो उनको लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे, जिससे उनके रिजर्व्स प्रोटेक्ट रहेंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि स्टेबिलिटी, वैसे ट्रेड फ्लो ज़्यादा हो, बाहर से मल्टीनेशनल ज़्यादा है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बेहतर हो जाए। लेकिन जब रिसेशन है तो बैलेंस बजट नहीं चलेगा, हमें स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, टैक्सेस कट करने पड़ेंगे, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करके सारे एम्स हासिल कर सकोगे, वरना नहीं। और जब इन्फ्लेशन है, बूम है, तो हमें टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, बजट को सरप्लस करना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन को रोक सकें। तो इवैल्यूएशन में यही है जी, बैलेंस बजट कैन नॉट बी द मेन aim of government always. It does add stability, increases reserves, increases trade, but government should use budget as per requirement of the economy, which aim takes precedence, unemployment या inflation, उसके मुताबिक डेफिसिट या सरप्लस करेंगे। समझ आ गया समीत? ओके, वंडरफुल। अब मेरे बच्चों, जी जी, बोले बोले। यस यस, ये थ्योरेटिकली बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, ये भी आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं इस बात पे। अब बच्चों मुझे बताओ, 11:30 से 12:30 हमारी आखिरी क्लास थी, उसमें आखिरी करना चाह रहे हो या एक और भी करना चाह रहे हो? हम फौरन 12:30 बजे एक और कर लेंगे। जी बताएं बताएं, बाकी बताएं। एक और चलें, गुड। नेक्स्ट में हम आधी में मैक्रो करेंगे और आधी, और फिर हम सेक्शन बी पे चले जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे। मैंने करवाने ही वही थे, मैंने करवाने ही वही थे मेनली, मुझे उस पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि क्वेश्चन आएगा। सर्कुलर फ्लो अगली में करेंगे ना, आधे घंटे में हम सर्कुलर फ्लो करेंगे और कंपैरेटिव एडवांटेज का कर लेंगे, ठीक है। ओके, सी यू ऑल इंशाल्लाह इन अबाउट 11:30। हाँ, 11:30, 11:35, 11:30, 11:35, ठीक है, मैं नमाज भी पढ़नी है, 11:35 करते हैं।